हाय लर्नर्स, एजुकेटर गिरीश अग्रवाल दिस साइड। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में जिसका नाम है सीए गिरीश अग्रवाल। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11th और 12th के अकाउंट्स, बीएसटी और कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जहां पे कॉमर्स के नहीं साथ साथ में आपको एंट्रेंस लेवल के साथ साथ स्टॉक मार्केट के साथ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो स्वागत करता हूं आपको मैं इस चैनल का। अगर आपके इस चैनल पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, टंग करके सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो गाइस, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं एक एजुकेटर गिरीश अग्रवाल हूं। मैं 11th 12th को पढ़ा रहा हूं। गाइस, मैं सीए हूं, सीएफए के 2 लेवल किए हुए हैं। आई वर्क इन एमएनसीज फॉर 2 years। ये सब चीजें मेरे बारे में है। अब गाइस, शुरू करने का जो मेरा आज का सबसे पहला चैप्टर है, दैट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर लेने का मेरा एक सिंपल सा इंटेंशन है, ये क्लियर कर देना। क्योंकि गाइस, यहां पे भी मेरा इंटेंशन अब प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ पे आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर, तो मैं इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के बारे में, इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मकसद है लोगों को पढ़ाना। यहाँ पे मेरा कोई मकसद पैसा कमाना नहीं है। अगर गाइस वो अगर यूट्यूब में कुछ टाइम बाद अगर जब कुछ व्यूज हो जाते हैं तो कुछ जो एड वैड से भी जो आता है वो बहुत मिनिमम आता है। जो भी आता है वो भी मैं सोसाइटी के लिए ही कंट्रीब्यूट करूँगा। वो भी गाइस मैं चैनल के लिए ही कंट्रीब्यूट करूँगा। मैं अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं कर रहा। This is not any active or passive stream of income for me. This is just something I want to give back to the society. This is something which I want to give back to my students. ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंशन प्रॉफिट कमाना कतई नहीं है। यहाँ पे इंटेंशन है लोगों को सर्व करना, अपने स्टूडेंट्स को सर्व करना। तो दैट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट। तो गाइस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद गाइस पैसा कमाना नहीं होता, जिसका मकसद गाइस लोगों की सेवा करना होती है, जिसका मकसद लोगों का भला करना होता है, जिसका मकसद किसी सोच को आगे लेके जाना होता है, जिसका मकसद कुछ लोगों को प्रमोट करना होता है, दैट्स एन एनपीओ। गाइस, एक आदमी जब भी बिजनेस करता है, मोटिव बिजनेस कर रहा है, तो गाइस बिजनेस करने का मकसद पैसा कमाना है। क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के इंटेंशन के साथ व्यापार नहीं कर रहे ना, तो आप व्यापार ही नहीं कर रहे। अगर व्यापार करना है ना, दिलो दिमाग से एक चीज याद रखना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन आप एक एनपीओ चला रहे हो ना, यहाँ पे आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे हमारा मकसद, यहाँ पे हमारा मोटिव लोगों को सर्व करना है। यहाँ पे हमारा मकसद मोटिव क्या है? यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा मकसद मोटिव लोगों को सर्व करना होता है। यहाँ पे मैं लोगों को सर्व करता हूँ। यार, हमारे समाज वाले, आप जो भी समाज को बिलोंग करते हो, वो समाज वाले स्कूल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, या केयर ओल्ड एज घर बना रहे हैं, या एक समाज का इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, समाज का भवन बनाते हैं जहाँ लोग अपनी शादी करवा सकते हैं। ये सब एनपीओ है। आज अग्रवाल समाज, आर्य समाज, महेश्वरी समाज, जैन समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, ये सब समाजों ने अपने इतने सारे रिलीजियस मंदिर बना के रखे हैं, ये अपने भवन बना के रखे हैं, हॉस्पिटल्स बना के रखे हैं, ताकि वो लोगों को सर्व कर सके। क्या ये समाज किसी द्वारा ओन्ड है? आज कोई भी समाज की इंस्टीट्यूट होती है, क्या कोई इसको ओन करता है? गाइस, कोई इसको ओन नहीं करता। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ये समाज की प्रॉपर्टी है। एक समाज उसके लोगों से बनता है, एक सोसाइटी उसके लोगों से बनता है। तो सोसाइटी का कोई मालिक हो सकता है? नहीं, वो लोगों का है। लोग सब उसके जो उसके मेंबर्स है ना, वो सारे मेंबर्स का है। कोई एक इंसान का एनपीओ नहीं हो सकता। आज एक समाज, एक स्कूल बना है जहाँ पे हजारों लोगों ने मिलकर पैसा डोनेट किया, तो क्या अब क्या अगर 10 लोगों ने 1-1 करोड़ दिया है, तो क्या वो उसके उनका हो जाएगा? जिसने 1 लाख रुपए दिया उसका नहीं होगा? नहीं, हर एक मेंबर का है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिविजुअल इन स्कूलों को, इन हॉस्पिटल को, इन क्लब्स को नहीं कर सकता। ये इन लोगों के लिए बनाए गए, किसी मकसद के लिए बनाए गए, ये सारे उनके मेंबर्स का है। जो जो लोगों ने पैसा डोनेट करके इसको बनाया है ना, वो सब उनका है। वो एक पर्पस के लिए बने हैं, वो एक समाज के लिए बने हैं, वो समाज के भलाई के लिए बने हैं। यहाँ पे ओनरशिप की तो बात ही छोड़ दो। इसका बनाने का मकसद, इसका बनाने का टारगेट, इसका बनाने का लक्ष्य एक ही है, लोगों का भला करना, लोगों के बारे में सोचना। इसके जैसे एक स्कूल बनती है तो एक ट्रस्टीज आते हैं कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, तो हम नहीं देखते स्कूल के बाहर उसका नाम लिखा हुआ होता है, ये आदमी ने क्लास बनाने में कंट्रीब्यूट किया, बेंचेस बनाने में कंट्रीब्यूट किया, रूम एवी रूम बनाने में कंट्रीब्यूट किया, ग्राउंड बनाने में कंट्रीब्यूट किया। तो उसने कंट्रीब्यूट किया बेटा, वो उसका नहीं हुआ है।
अब ये मत सोच लेना स्कूल क्लासरूम उसकी हो गई, स्कूल उसका हो गया ना। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे इसका मकसद सोशल सर्विस करना है। कंट्रीब्यूट करने बाद वो समाज का हो गया, उस सोसाइटी का हो गया, उस एनपीओ का हो गया। यहाँ पे कोई भी किसी का मालिक नहीं है, कोई भी इस एनपीओ को मालिक नहीं होता है। तो गाइस एनपीओ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, प्रमोट किया जाता है। देखो गाइस, प्रमोटेड, ओन्ड नहीं है। जैसा प्रमोट, कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं, हमारे समाज की स्कूल, हमारे समाज का हॉस्पिटल, ऐसे सब प्रमोट करते हैं। इसका कोई पर्पस होता है यार, कुछ एजुकेशन, रिलीजियस, कोई भी एक पर्पस के लिए साथ बनती है। इसका गाइस दे आर अ चैरिटेबल सोसाइटी, ये एक चैरिटेबल सोसाइटी होती है गाइस। इसका मकसद कोई भी इसको ओन ना करे, कोई चलाए नहीं, एक चैरिटी के लिए बनी है गाइस। कोई भी एनपीओ का मैंने एक चीज तो क्लियर बता दिया कि सर मकसद पैसा कमाना नहीं है। बहुत क्लियर है कि सर कोई भी एनपीओ बन रही है तो उसका मकसद सर पैसा कमाना नहीं होता। तो उसका मकसद क्या है सर? उसका मकसद है सर्विस देना। अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है सर, सपोज मेरे को बच्चों को पढ़ाना था ट्राइबल एरिया में, तो मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और मैं कुछ लोगों से लगभग 10 लाख रुपए पैसा इकट्ठा कर पाया। मैं कितना? मैं लोगों से 10 लाख। अब मेरा खर्चा हुआ सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए। खर्चा कितना हुआ? मैं मानता हूं मेरा खर्चा हुआ सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए। तो क्या 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया? 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, 9 लाख रुपए लग गए, तो क्या 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ क्या गाइस? क्या ये 1 लाख रुपए को मैं अपना प्रॉफिट बोलूंगा? कतई नहीं भाई, ये सरप्लस है, ये एक्स्ट्रा पैसा बच गया है। ये एक्स्ट्रा पैसों को गाइस या तो हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो ये एक्स्ट्रा पैसे को फिर से अपने मेंबर्स में बांट दो, या ये 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है फिर से अपने एनपीओ पे लगा दो। यहां पे हमारा कतई भी मकसद पैसा कमाना नहीं है। जो भी सरप्लस, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसे हमें अपने मेंबर्स में बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो भी सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? तो गाइस ये एनपीओ को चलाता कौन है गाइस? कोई ओनर्स नहीं है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए एक मैनेजिंग एक कमेटी होती है ना, वैसे एनपीओ की ट्रस्टीज होती है। स्कूल की एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके स्कूल बनाया, तो उनमें से गाइस एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो स्कूल को चलाएंगे। इसमें गाइस कोई स्टेक खरीदा नहीं जाता, इतनी ओनरशिप ये वो, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे के पढ़ाऊंगा। क्या होता है एंट्रेंस फीस, क्या होता है मेंबरशिप फीस, क्या होता है सब्सक्रिप्शन, क्या होता है डोनेशन, से पढ़ेंगे कि एक एनपीओ पैसा कैसे कमाता है। आज के सेशन में जो हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है वो टॉपिक ये है कि एक एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल्स, नंबर्स। तो क्या क्या बनाते हैं, क्यों जरूरी है एक अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना गाइस, क्यों जरूरी है? सर हमने पढ़ा था एक सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में, तो वहां पे हमने सीखा सर पहले बनाते ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते पीएनएल अकाउंट और लास्ट पे बनाते बैलेंस शीट। तो सर वहां पे तो मेरा इंटेंशन पता था सर, यहाँ पे मेरा इंटेंशन होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना, इससे मैं पता करता हूँ सर मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा, और इससे मेरा पता चलता हूँ कि सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरा कैपिटल का बैलेंस क्या है, सर मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज क्या है और टोटल एसेट्स क्या है। तो सर यहाँ पे एनपीओ वाले क्या करते हैं? इनको तो प्रॉफिट से मतलब नहीं, इनको तो जीपी से मतलब नहीं, तो ये लोग क्यों करते हैं? गाइस ये बात एकदम जेन्यून है कि एक एनपीओ कोई भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनी, बात सही है। बट यार अगर कोई एक एनपीओ में आज मैंने एक सपोज स्कूल बनाने के लिए कहीं 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किए, मुझे पता है भले ही काम के लिए, मेरा मकसद भी नहीं इससे पैसा कमाना, तो एनपीओ है, एक एनपीओ को दे रहा हूँ, बट मेरा एक हक है जानना ये 10,000 रुपये कहाँ खर्च हो रहे हैं। मेरा हक है जानना क्या 10,000 रुपये बचे हैं। मेरा हक है जानना ये एनपीओ ज़्यादा खर्चा कर रही है, कम खर्चा कर रही है। मेरा हक है जानना क्या एसेट्स है इसके पास।
मेरा हक है जानना जिस स्कूल में कंट्रीब्यूट किया है, स्कूल के पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा हक है जानना कितने बच्चे हैं, ये सारा हक है। क्योंकि एक इंसान ने जब पैसा चैरिटी किया तो उसको पता होना चाहिए यार। आप उस अगर एनपीओ के मेंबर हो, आपने इसकी मेंबरशिप ली, तो पता तो होना चाहिए ये जो मेरे मेंबरशिप है या मैं सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, जो भले काम के लिए दे रहा हूँ, वो सही में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इसमें एक ऐसा भी हो सकता है, एक एनपीओ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि समाज के लिए करना। हम 20-50 लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर क्लब बना लिया, थोड़ा थोड़ा हम पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, हर साल एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हर साल एक को 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये 50,000 आएंगे। ये 50,000 रुपये से हम अपना देखेंगे, हम अपने पिकनिक्स प्लान करेंगे, हम अपने गोवा की ट्रिप प्लान करेंगे, हम अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लान करेंगे। तो यह मकसद थोड़ी ना है, यहाँ एक मोटिव के साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए सोचना, हम खुद के लिए बना रहे हैं। तो मेरा जानने का हक है कि नहीं कि जो मैंने 1,000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये दिए हैं, वो कहाँ कहाँ लगे, मेरा कितना घूमने में लगा, कितना स्पोर्ट्स इवेंट में लगा। क्या हमारा ये जानने का हक नहीं है? क्या गाइस हमारा ये जानने का हक नहीं है? तो बिल्कुल जानने का हक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऐसा ही नहीं कोई समाज की बात हो रही है, हम इंडिविजुअली मिलकर भी तो बना सकते हैं। मकसद क्या होना चाहिए? पैसा नहीं कमाना। भले हम एक दूसरे का भला कर रहे हो। आज हम 10 दोस्त मिलके एक मना रहे हैं कि यार हमारे पास बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट नहीं, चलो थोड़ा मिल के जमा करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हमने एक बैडमिंटन कोर्ट बना लिया, फिर उसमें से जो पैसा हम अगर किसी को एक जन को एक टूर्नामेंट करना है तो उससे जो पैसा आया, ये आया वो आया। मतलब यहाँ पे मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो उसमें गाइस बेसिकली 3 तरीके के खाते बनते हैं। एक होता है गाइस रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक होता है गाइस बैलेंस शीट। अब गाइस रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारे बिजनेस में टोटल कितना इनफ्लो, रिसिप्ट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, मेरे बिजनेस से मुझे कितना पैसा मिला, आया कितना पैसा आया। जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। और बिजनेस और ये एनपीओ को जो पैसा गया, कितना खर्चा गया, खर्चा कौन से पैसा गया, क्या चीज़ का पैसा गया। अब मतलब एसेट खरीदना भी पेमेंट है। कई लोग सोचते हैं सर एसेट खरीदी, कहाँ से पेमेंट, एसेट आई ना। नहीं, पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना, पैसा गया तो पेमेंट, पैसा आया तो रिसिप्ट। मतलब एसेट को बेचते हो ना, उल्टा समझते लोग, इसको उल्टा समझते क्लियर करता हूं। अगर मैं एसेट को बेचता हूं ना तब बनती है वो रिसिप्ट। एसेट को अगर मैं बेचता हूं ना तो तब वो बनती है रिसिप्ट, और अगर मैं एसेट को खरीदता हूं तो बनती है पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही एनपीओ के क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या खर्चा है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। और लास्ट होती है बैलेंस शीट। इसकी आज की डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है गाइस, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ऑल अबाउट अ समरी ऑफ कैश। अब बोलोगे सर कैश बुक और इसमें क्या डिफरेंस होता है? कैश बुक भी तो ऐसे ही बोलते हैं सर, पैसा आया तो पैसा गया, पैसा आया पैसा गया। वो इसमें चीज़ समझना, एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ। अब कैश बुक में क्या होता है? ये डेट होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है, एक जेएफ होता है, एक अमाउंट होता है। तो यहाँ पे भी गाइस एक डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, जेएफ होता है और अमाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या हम डेट वाइज लिखते हैं, पहली तारीख पे ये हुआ, फिर पहली तारीख को, फिर वापस पहली तारीख, पहली तारीख में क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया, फिर दूसरी तारीख में क्या आया, दूसरी तारीख में क्या आया, फिर क्या गया, आया गया, फिर तीसरी तारीख, फिर चौथी तारीख, तारीख पे तारीख खेल। सर एक बात बताओ, अब एक चीज समझ नहीं आ रही। तो मतलब अगर एक मंदिर है, अब मंदिर पे हर रोज होता है ना, कोई लोग चंदा दे के जाते हैं 100 रुपये का, 200 रुपये का, 200 रुपये का, 200 रुपये का, 4। तो एक का रिकॉर्ड कर, पहले ABCD इतना दिया, दूसरे ने 1 2 3 4 5। अब अगर कोई एक मेंबर देख रहा है तो ऐसी बड़ी लिस्ट देखेगा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। वो क्या करेगा, टोटल बता कितना चंदा आया। साल के एंड में देखेगा टोटल डोनेशन कितना आया, कितने लोगों ने टोटल मेंबरशिप फीस खरीदी, कितने लोगों ने टोटल खर्चा लगा, पुजारियों का टोटल पैसा कितना लगा, उनके खाने पीने प्रसाद में टोटल कितना लगा। सब पहली तारीख को प्रसाद इतना, दूसरी तारीख को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को। अरे भाई समरी देखनी है मेंबर्स को पैसा नहीं कमाना, समरी देखनी, टोटल कितना पैसा लगा इस चीज़ पे, टोटल कितना पेमेंट आया पैसा आया। मतलब कुल मिला के दिस इज ऑल अबाउट अ हेड। जो मेजर हेड्स होते हैं ना, जैसे एक घर का चला रहे हैं, तो मम्मी को एंड में पूछा साल भर में राशन कितने का आया,
साल भर में मेड को कितनी पगार दी, साल भर में गिरीश को कितना पैसा दिया, साल भर में गिरीश ने कितना पैसा दिया। तो इसका एक मेजर हेड्स का टोटल बैलेंसेस पूरा ये समरी होती है गाइस। कैश बुक का एक बेटर वर्जन, जैसे पिक्चर है ना, मैं आपको बोलूँ किसी पिक्चर को 2 मिनट में बताओ तो हो इसका वही कैश बुक का रिसिप्ट एंड पेमेंट। मैं आपको बोलूँ 3 घंटे के पिक्चर को 3 मिनट में बताना है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बुक एक एक मिनट खून पसीने से बनाई गई है, उसका समरी, सारे सेल्स एक तरफ, सारे परचेज एक तरफ, वैसे यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन एक तरफ, इन्वेस्टमेंट एक तरफ, फिर आपके डोनेशंस एक तरफ, सबको एक तरफ कर दिया जाता है। पर ये पूरा का पूरा बनता है गाइस कैश बेसिस पे। अब मैं आपको बता दूं कैश बेसिस का मतलब क्या है। गेम खेलेंगे, आंखें बंद आंखें ओपन, आयो सर एक ट्रांजैक्शन आ रहा है, किसी मेंबर ने सब्सक्रिप्शन लिया, क्या किया जाए, आंखें खोली जाए, हाँ खोलो, कैश आया 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 आया, हाँ सर क्या किया जाए, सर किसी मेंबर ने 4 साल पुराना सब्सक्रिप्शन दिया, पैसा आया क्या, हाँ आंखें खोल लो। सर कोई मेंबर आ रहा है बोल रहा है इस महीने सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा नेक्स्ट ईयर दूंगा, बोले भगा दो, मेरे को नहीं देखना, मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों से या उन्हीं ट्रांजैक्शन के मतलब है जिसमें कैश इन्वॉल्व है। अगर ट्रांजैक्शन में गाइस कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन में गाइस कैश का कोई रोल नहीं है, तो हमें उसको बिल्कुल नहीं देखना है। हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन से मतलब रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गाइस कैश से लेना देना है। अब कोई ऐसा डेप्रिसिएशन, आंखें बंद, डेप्रिसिएशन में पैसा नो नो नो, जिसमें गाइस कैश नहीं होगा वो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होगा। सर मैंने एक एसेट खरीदी है, सर आएगा, सर सैलरी दी आएगा, सर 3 साल पुरानी सैलरी दी तो भी आएगा, सर 1 साल की सैलरी दी सर नहीं आएगा। जहाँ पे कैश इन्वॉल्व होगा वो चीज़ें आएगी, भले ही वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। ये हमेशा गाइस कैश बेसिस पे ही बनता है। किस बेसिस पे बनता है गाइस, ये हमेशा हमेशा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गाइस कैश बेसिस पे बनाया जाता है। पैसा आया तो आंखें ओपन, पैसा आया तो बंद, ठीक है, नहीं आया तो बंद। कोई भी नेचर का एसेट खरीदी हो, रेवेन्यू नेचर है, सैलरी हो या आपने गुड्स खरीदा हो, कुछ भी हो, बट कैश बेसिस पे होना चाहिए। क्लियर। अब ये हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है और हमारे इंडिया में पता है कि मोस्टली वो होते हैं 1 अप्रैल से लाइक है जो आपका ईयर है उसके बाद वाला 31 मार्च। ये हमेशा से हमेशा गाइस 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। इनका गाइस कुछ ना कुछ एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है। इनका गाइस वी हैव एन ओपनिंग बैलेंस, इन लोगों का एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है और इन्हीं का गाइस एक क्लोजिंग पे। ओपनिंग में सर इतना पैसा था, इतना सारा पैसा आया, इतना सारा पैसा गया, ये क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें ना उल्टा नहीं हो सकता कि बैंक हो तो ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश बैलेंस उल्टा नहीं हो सकता। 10,000 का कैश था सर, नेगेटिव 5,000 बचा, ये कहाँ से होगा, ठीक है। ये हमेशा कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट में जा सकता है, सेम हमारा कैश बुक की तरह। अब गाइस सर इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000, कैश बुक में आएगा, बेटा कैश आया क्या, कैश गया क्या, आंखें नहीं खुलने वाली। जब तक कोई भी कैश नहीं आएगा ये आंखें नहीं खुलेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, एक्रूअल बेसिस को साइड में रखना है। हमें एक्रूअल बेसिस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लेने हैं जो कहीं ना कहीं कैश बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे कोई उपलब्ध यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, वो क्या बोलते हैं, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, टाटा एक्रूअल वाले। ये सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कहीं ना कहीं गाइस कैश बेसिस पे किए जाते हैं। अब गाइस ये कितना पैसा है, कितना पैसा गया, बस। अब इसका एक सम करेंगे, सिंपल सिंपल सा। मैं आपको थोड़े टर्म से समझाते जाऊंगा, अब सम्स भी करते जाएंगे। एक भगवान 7 देना पहला सम है, जय माता दी। फर्स्ट सम, जय श्री श्याम। चलो फर्स्ट तो गाइस सबसे पहला कैश बैलेंस। देखो पैसा जो भी आएगा सब इधर, रिसिप्ट वाले आ जाओ आ जाओ, अरे पैसे लाने वाले इधर, जाने वाले उधर उधर उधर। जो भी पैसा आएगा इधर, जो भी पैसा जाएगा उधर। तो पहला पैसा आया रिसिप्ट, सिंपल, पैसा आया रिसिप्ट, पैसा गया पेमेंट, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस को सिंपल लिखते हैं अकाउंट्स में, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन। यू वांट वी कैन यूज ब्लैक पेन, ज्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक यूज करते हैं। इरेज और लिंक, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चा लोग, एकदम अच्छे से लिखेंगे ताकि टोटलिंग में से हो।
44,000 फर्स्ट टाइम। जो जो होता है उसको टिक मार देने का ऐसे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, अरे लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदे, बधाई हो, मेंबर बने, पैसा आया आया। सब्सक्रिप्शन गाइस, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हो तो कृपा करके यहाँ पे 2 लिखा करें और यहाँ पे बाय लिखा करें, ठीक है। 2 सब्सक्रिप्शन मैं भी आपको लिखवाऊंगा ताकि याद रहे। 3,76,000 गाइस। देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नीचे नीचे लिखे ताकि टोटलिंग में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट डोनेशन, ये भी एक आया, तो 2 डोनेशन कितना था 80,000, तो 80,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, ये क्या है, एंट्रेंस फीस क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि एक बार आपको अगर मेंबर बनना है तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप अंदर जा सकते हो या आप हमारे मेंबर बन सकते हो। पहले एक एंट्रेंस फीस तो देनी पड़ती है, तो दैट्स अ एंट्रेंस फीस, 1 टाइम होती है भी एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है 43,000, ये भी हो गया। अब रेंट रियलाइज का एक यहाँ पे क्या दोस्तों ने मिलकर क्लब बनाया था, अब कुछ दोस्त इसको यूज कर रहे हैं, मेंबर्स यूज कर रहे हैं, तो रेंट लगेगा ना थोड़ा थोड़ा। तो रेंट हमें क्लब की कमाई होती है, समाज एक तरह समझ रहे, समाज का एक भवन है, अब समाज के लोगों के लिए भवन बना है, बट अगर कोई शादी कर रहा है तो थोड़ा तो किराया देना पड़ेगा कि नहीं, मिनिमम किराया तो देना पड़ता है। वो मिनिमम किराया एक तरीके ले उसके लिए हो जाती कमाई। कई लोग सोचते हैं ऐसा खर्चा है, खर्चा नहीं है, ये कमाई है। टू रेंट, आप पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लीजिएगा, टू रेंट रियलाइज फ्रॉम दी हॉल। और रेंट कितना आएगा हमारा, कितना था भैया 52,200, 52,200। उसके बाद अब खर्च, अरे ये चार्जेस सर, ये तो हमेशा पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब लाइट बिल, ये तो सर हमेशा खर्चा ही होता है। अब सर एक एनपीओ बनाया लोगों के लिए, सर लाइट प्रोड्यूस करेंगे तो अलग बात होगी। कितना हो गया 34,400। अब नेक्स्ट टैक्सेस, बाय टैक्सेस, टैक्सेस कितना है 5,000। नेक्स्ट सैलरी, बाय सैलरी एंड वेजेस, $2,15,000। नेक्स्ट अब ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यार सपोज भिड़े मास्टर जो तारक मेहता में जो सोसाइटी के एक वो मैनेजर है, मतलब जो सेक्रेटरी है, अब उनको उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता, वो मैनेज कर रहे हैं। तो जेठालाल ने क्या सोचा, इतने सालों से, इतने 1,000-2,000 एपिसोड से, इतने एपिसोड से वो इस सोसाइटी को चला रहे, तो क्यों ना कुछ उनको एक टीवी दिया जाए, थोड़ा सा पैसा दिया जाए। ऑनर करना, आपकी इतनी फ्री ऑफ श्रद्धापूर्वक किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसकी ऑनर करना, दैट्स द ऑनरेरियम सेक्रेटरी, मतलब उसको ऑनर किया जा रहा है एक्स्ट्रा। तो बाय ऑनरेरियम टू आप पूरा लिख लीजिएगा, बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, एंड इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इधर हो जाएगा 25,000। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टन 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 टन। हाँ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट आया है। देखो अब इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, तो कोई लोग उसको रिसिप्ट से इन्वेस्टमेंट किया, सर इन्वेस्टमेंट करना पेमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर कोई कमाई कोई पैसा कमाया तो उसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हो जाएगा 29,500। नेक्स्ट प्रिंटिंग खर्चा है, बाय प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ये खर्चा है हमारे लिए 3,500 रुपये। नेक्स्ट पेटी एक्सपेंसेस खर्चा होता है, बाय पेटी एक्सपेंस। गाइस थोड़ा सा जगह का अभाव दिखता हुआ मुझे, 9,000। और एक लास्ट में यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए, बाय इंश्योरेंस, कितना आ रहा है
दैट इज़ 3100। बस हो गया, अब टोटलिंग करेंगे। चलो अब यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस कैरी डाउन। गाइस बाय द वे दिस इज टी एस गरीवाल एग्जाम्पल नंबर 1। मैं मोस्टली टी एस गरीवाल फॉलो करने वाला हूँ, कुछ नए दूसरे बुक्स के करवाने होंगे तो ये टी एस गरीवाल का एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब गाइस इसको टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा चलो मैं चेक कर रहा था, सब हो गया था। तो ये हो जाएगा गाइस 007, फिर ये हो जाएगा गाइस 10 10 13 15 24, तो 2 ऊपर जाएगा 6 13 21 25 30 30 30 32 32 और इधर 3, तो ये आ जाएगा 6,24,700। तो मुझे टोटल साइड, अब टोटल दोनों साइड टोटल चाहिए होगा 6,24,700। अब यहाँ का बैलेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल कर लो, फिर इसमें से ये जो टोटल आ रहा है उसमें से माइनस कर दो, तो आपको आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना मिलेगा। तो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं रफली, ये रफली क्या जाता है, तो 4,5,000, तो ये 0,0,0, ये मैं इसका रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 0,0,0, इधर आ जाएगा 5 10 15 18 और 5 23 23 और 26 34, ठीक है। 6 7 आएगा आंसर मेरा 2,74,000। तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा फिर हमारा फाइंड कर लेंगे हम ऐसे करके बैलेंस कैरी डाउन, जो लगभग आपका आने वाला है गाइस 3,30,300 रुपये, 3,30,700, 3,29,700। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट सम कंप्लीट होता है गाइस। आपको मैं मैथमेटिकली चीज़ें नहीं बताऊंगा वीडियो में क्योंकि ये सब करने में समय लग जाएगा। प्लीज़ डू सॉल्व इट। आपको कोई आंसर लगे तो प्लीज़ आपका एक काम है कि आपको, चलो मैं सम सॉल्व करने से अच्छा है आपको कमेंट में लिखना है कि बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा। आपका होमवर्क ये है, आपको कैलकुलेट करके बताना मैथमेटिकली कि बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा। इसी के साथ गाइस से मेरा फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। कल के वीडियो में मैं इसके 1-2 सम्स और कराऊंगा और आगे के टॉपिक पे चलूंगा। आज के लिए इतना ही गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो गाइस, बाय 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 गाइस।